Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. Today we'll be starting a new chapter in your business studies, which is staffing, which is the third function of management process. Okay, so when we talk about management, it is the third function. We have already discussed planning, then organizing, and now we are at staffing. And from this chapter onwards, I'm changing your class a bit. We'll be discussing it through the short notes that I am providing you with this PDF. Okay, so let's start with this chapter. So first of all, what is staffing? So staffing is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied वर्कफोर्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टाफिंग का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम कुछ ऐसे लोगों को ऑब्टेन करें, यानी कि रिक्रूट करें या सिलेक्ट करें, ठीक है, और उसके बाद उनको यूटिलाइज़ करें. यानी कि जैसे हमने कहा था ना कि HR ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन को एज रिसोर्स आप यूटिलाइज़ कर पाएँ या उनका फ़ायदा ले पाएँ, ठीक है. यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग, और उनको मेंटेन कर पाएँ. ऐसा ना हो कि आपने आज किसी को रिक्रूट किया, कल बाहर कर दिया, ठीक है ना, तो वो चीज़ गलत होती है, ठीक है ना. मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है ना, और वर्कफोर्स जो हमारे पास काम कर रही है वो भी सेटिस्फाइड रहे काम से, ठीक है ना. ऐसा ना हो किसी के ऊपर आपने ओवर बर्डन कर दिया हो या बहुत ज़्यादा बर्डन दे दिया हो, ठीक है ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम स्टाफिंग. अगर हम देखना चाहें तो इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है. स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनेल. यानी कि जितने भी लोग हमारे पास हैं, मैन पावर प्लानिंग यानी कि कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, ठीक है ना. नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, उनको रिक्रूट करना, फिर सिलेक्ट करना, फिर ट्रेनिंग करना उनकी, ठीक है, फिर उनको कंपनसेशन यानी कि सैलरी वगैरह कितनी देनी है, और फिर प्रमोशन, मेंटेनेंस यानी कि प्रमोशन उनको थोड़े थोड़े टाइम पे देना है. क्योंकि ऐसा होता है अगर आप किसी व्यक्ति को प्रमोशन नहीं देंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की सोच लेगा, ठीक है. प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, यानी कि उनको मेंटेनेंस. कई लोगों को आपने देखा होगा, कई सारे कंपनीज़ में लोगों को मेंटेनेंस के तौर पे या तो उन्हें HRA वगैरह दिया जाता है या फिर उन्हें रहने के लिए घर दिया जाता है, ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग. अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस में अगर हम देखते हैं तो इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए, सबसे पहले जब हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो क्या हुआ कि हमें ऐसे लोगों को रिक्रूट करने में या ऐसे लोगों को ढूंढने में मदद करती है जो किसी भी काम के लिए कॉम्पिटेंट हो, ठीक है ना, मतलब किसी स्पेसिफिक काम के लिए कॉम्पिटेंट हो यानी कि करने लायक हो, ठीक है ना. विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम लोग ऐसे लोगों को पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं जो काम करने में सक्षम हो, ठीक है ना. रिक्रूटमेंट में हम बाद में जाते हैं, पहले अगर कोई अंदर का व्यक्ति अच्छा है तो पहले हम उसको देखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इट लीड्स टू अ हायर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़. देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी भी सही पर्सन को सही जॉब पे लगाएंगे तो क्या होगा, परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आएगी ना. लेट्स से एक स्कूल में आप साइंस के टीचर को बोल देते हैं अकाउंट्स पढ़ाने को, तो क्या परफॉर्मेंस अच्छी आएगी? नहीं आएगी ना, ठीक है. तो ये एक गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है. तो क्या होगा, अगर आप सही टीचर को सही जगह पे लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस स्कूल की अच्छी आएगी. या लेट्स से किसी व्यक्ति में जो स्किल है, ठीक है, उसको अगर सही व्यक्ति को सही जगह पे यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव हो जाएगी. इट इंश्योर्स द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स. अब देखिए क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस सर्वाइवल होता है वो, देखिए क्या होता है, एक सक्सेशन प्लान होता है. यानी कि आज हमने मान लीजिए
कि कोई व्यक्ति को रिक्रूट किया, ठीक है ना, तो अब हमें उसके बाद ये भी सोचना है कि इसके बाद कौन, ठीक है ना, इससे अगला कौन। अगर मान लीजिए कल को ये व्यक्ति रिटायर होता है या छोड़ के जाता है, तो इससे अगला कौन, यानी कि इसको सक्सीड कौन करेगा, ठीक है, इसको आगे कौन लेके जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि सक्सेशन प्लान की वजह से कंटिन्यूअस सर्वाइवल हमारी कंपनी का चलता रहता है, क्योंकि हम ये देखते रहते हैं कि इसके बाद कौन, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा बैंक्स के रिक्रूटमेंट हर साल होते हैं, ठीक है ना, तो वो सक्सेशन ही तो होता है कि इतने लोग हमारे यहाँ रिटायर हो रहे हैं तो इनको सक्सीड कौन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए, अगर आप सही व्यक्ति को सही जगह पे यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है लोगों की, मैन पावर स्पेशली जो हमारे लोग हैं उनका क्या होगा, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सारी चीज़ों को एस्टिमेट करके चलेंगे तो ना तो आप ओवर मैनिंग करेंगे, यानी कि ओवर मैनिंग हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर लिया, ज़रूरत कम की थी, ठीक है ना, वो भी नहीं होगा। और अंडर रिक्रूटमेंट भी नहीं करेंगे, यानी कि ज़रूरत 10 की थी और 6 को ही रिक्रूट किया, तो वो चीज़ भी नहीं होगी, ठीक है। इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवार्डिंग फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। अब देखिए क्या होता है कि इससे क्या होता है, स्टाफिंग को अगर आप सारे रूल्स फॉलो करेंगे स्टाफिंग के, तो क्या होगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि उनको कंपनसेशन यानी कि सैलरीज़ वगैरह उनकी सही टाइम पे सही से मिल रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, यानी कि उन्हें पहचान भी मिल रही है। अगर कोई कुछ काम वो अच्छे से कर रहे हैं तो उन्हें उसके लिए पहचान भी मिल रही है। सारे रूल्स अगर आप स्टाफिंग के फॉलो करेंगे तो क्या होगा, लोगों के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा, और जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा तो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, लेकिन वो आपका इस बार हटा दिया गया है। तो स्टाफिंग प्रोसेस की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो स्टाफिंग प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले इसमें होता है, देखिए किसी भी चीज़ को स्टाफिंग हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है ना। एक प्रोसेस होती है ना किसी भी चीज़ की, तो उसको हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि हम ये देखेंगे हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, किसके थ्रू, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस, दोनों को एक बार समझ लेते हैं। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है, दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स डिज़ाइंड इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि हमें कितने लोगों की और किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये किसके अंडर में आता है, वर्क लोड एनालिसिस। अब अगर हम वर्क फोर्स एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कितने लोग हमारे पास पहले से हैं, ठीक है ना, और कितनी चीज़ें वो देख रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट्स को वो हैंडल कर रहे हैं और कितनों के ऊपर ओवर बर्डन है, ठीक है ना। वो चीज़ हम लोग किस में देखते हैं, वर्क फोर्स एनालिसिस में, ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप क्या करते हैं, आप एक किसी जॉब पोजीशन के लिए, लेट्स से बैंक पीओ की जॉब है, ठीक है ना, तो बैंक पीओ की जॉब में रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट के लिए वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए सबसे पहले एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट देते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, उससे उन्होंने एक क्वालिफ़िकेशन रखी कि मिनिमम 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है ना, और अंडर 30 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बिटवीन 21 to 30 उसकी एज होनी चाहिए, तो ये सारी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रख दी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इससे जो लोग आएंगे वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसी के बीच में आएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जैसा एम्प्लॉय हमें चाहिए वैसा एम्प्लॉय हमारे पास निकल के आएगा। अभी हम लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे उसको, अभी हम सिर्फ रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में जा रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम देने वही बैठ पाएगा जो
इस चीज़ के लिए एलिजिबल होगा, यानी कि जिसकी एज 21 से 30 के बीच होगी और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द अमंग ऑफ द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सिलेक्टिंग के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स आए हैं, यानी कि जिन्होंने प्री एग्ज़ाम दिया है, ठीक है ना, या जो हमारे पास लोग आए हैं उनको जो एग्ज़ाम दिलवा के हमारे सामने लोग आए हैं उनमें से सिलेक्ट करना कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सो it is done by giving the charge of the post to the employees for which he has been selected. It also includes introducing him to other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization. अभी हम लोग बैंक की बात कर रहे थे, थोड़ा सा बैंक की बात को और कर लेते हैं। मान लीजिए बैंक में एक पर्सन ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा किया और फिर वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, उसको प्लेस किया जाएगा, यानी कि अगर वो पीओ की पोस्ट पे रिक्रूट हुआ है तो उसको पीओ के वर्क के लिए उसको समझाया जाएगा कि कैसे आपको काम करना है, ठीक है ना, और फिर उसको उस पोस्ट पे बिठा दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस उसको एक ले गए और कुर्सी पे बिठा दिया, नहीं, उसको क्या किया जाएगा, उसको जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ फैमिलियराइज किया जाएगा, यानी कि उनको उनके साथ एक मतलब व्यवहार उनका लेट्स से कि उनको एक फॉर्मल एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो इसके साथ क्या किया जाएगा, इसके साथ उन्हें कि जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारा कुछ समझाया जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इट इज़ डन बाय इन ऑर्डर टू एंश्योर कंटिन्यूअस लर्निंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ so that they contribute effectively and efficiently towards the realization of organizational goals. Training is given to make a person job fit, whereas development seeks to increase their potential for higher level jobs. अब देखिए क्या होता है कि ट्रेनिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो भी एम्प्लॉय रिक्रूट होता है उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है कुछ टाइम की, ठीक है ना, कि वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसको अच्छे से समझ सके। या टाइम टू टाइम आप देखते होंगे कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या ट्रेनिंग होती रहती है, उससे क्या होता है कि जो लोग हमारे यहाँ हैं वो जो भी हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो सके। अगर कोई जूनियर मैनेजर की पोस्ट है तो वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए तैयार हो सके, तो वो क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अंडरटेकिंग टू इवेल्युएट द वर्थ ऑफ एन एम्प्लॉई टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल को समझ लेते हैं कि अगर आपने अच्छे से काम किया, ठीक है ना, कहीं पे भी अगर हम देखें आपने अच्छे से काम किया तो क्या होगा, आपको सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। अच्छे से काम नहीं किया तो क्या होगा, सैलरी आपकी कम हो सकती है या आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। हटाना तो अब खैर मुश्किल है, कंपनी नहीं हटाती, लेकिन आपको डिमोट कर देती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि परफॉर्मेंस को आपको एक बार रीवैल्यूएट किया गया या इवैल्यूएट किया गया आपकी परफॉर्मेंस को, कि परफॉर्मेंस आपकी कैसी चल रही है, ठीक है ना। ये क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन के लिए की जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर एंड एनहेंस देयर जॉब सेटिस्फेक्शन। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में किसी व्यक्ति को अगर आप प्रमोशन नहीं देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, या उसकी करियर प्लानिंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो अच्छे से काम करना बंद कर देगा। देखिए अगर पानी भी एक तालाब में जो होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन नदी का पानी बहता रहता है तो सही से रहता है, यानी कि जो चीज़ आगे बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, वो चीज़ हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट होता जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से वर्क करना चाहेगा। नेक्स्ट, कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज़। देखिए कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन का मतलब सैलरी, कंपनसेशन का मतलब कमीशन, कंपनसेशन का मतलब लेबर को जो पेमेंट किया जाता है वो, ठीक है ना, जो वेजेस पे की जाती है वो, ठीक है, या अगर कोई रिवॉर्ड दिया जाता है तो वो, तो ये सब क्या है, कंपनसेशन का।
ठीक है ना। कंपनसेशन दो तरह के होते हैं, एक तो टाइम बेस्ड, ठीक है, और दूसरे परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड आप बोल सकते हैं कि उसको हम लोग कमीशन वगैरह बोल देते हैं, ठीक है ना। या अगर हम लोग देखें तो सैलरी के ऊपर अगर आपको लेट्स से कमीशन ही मिलता है वो बेसिकली, ठीक है, तो वो कमीशन हो गया, ठीक है। तो वो हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड अगर आप देखें वेजेस, ठीक है ना, जैसे कि अगर मजदूर 8 घंटे काम करेगा तो 400 रुपये उसको वेजेस चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंपनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने रिक्रूटमेंट की। थैंक यू।